ओके जी, गुड मॉर्निंग। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने शुरू किया था। थोड़ा सा बस फॉर्मूले याद किए थे कल हमने। आज इस चैप्टर का जो सबसे मेन पॉइंट है ना, सबसे मेन पॉइंट वो करवाने लगा हूं मैं एक एग्जाम्पल के साथ। देखो जी, हमें सीखना है क्लास प्लस वन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती थी, याद है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर होता था जहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती थी। तो यहाँ पे प्लस टू में ट्रेडिंग एंड पी एंड एल को सिर्फ पी एंड एल अकाउंट के नाम से बुला दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस का पर्पस क्या होता है। ठीक है जी, पी एंड एल अकाउंट इसका जो पर्पस होता है ना, इसका पर्पस होता है प्रॉफिट कैलकुलेट करना। इसका जो पर्पस है वो है प्रॉफिट कैलकुलेट करना। कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो आप इसको नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो। तो पी एंड एल अकाउंट का पर्पस याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना होता है। दूसरी तरफ हम बनाते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का पर्पस क्या होता है? बैलेंस शीट का पर्पस होता है लाइबिलिटीज और एसेट्स को लिखना। लाइबिलिटीज कितनी है और एसेट्स कितनी है ये लिखना। अब फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि जब आप लोगों को क्लासेस के बाद, ट्यूशन के बाद, घर स्कूल के बाद या कहीं भी मार्केट के बाद अपने घर जाना होता है या पड़ोसियों के घर जाना होता है? अपने घर जाना होता है ना, सबसे सिंपल। अब ये मत कहना कि मैं दोस्त के घर भी चला जाता हूँ सर, मैं ताया के घर भी चला जाता हूँ। एक्सेप्शंस को छोड़ दो, अब हम जनरल बात कर रहे हैं टॉपिक समझने के लिए। हमें हर काम करने के बाद, भटकने के बाद, धक्के खाने के बाद, एंजॉयमेंट करने के बाद, शॉपिंग के बाद, स्कूल के बाद, लास्ट में हमें हमारा घर याद आता है। उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। आप जितना मर्जी दिन भर भटक लो। ये एग्जाम्पल क्यों दी? ये एग्जाम्पल इसलिए दी है क्योंकि हमारे पास अकाउंट्स में ना टोटल चार टर्म्स होती हैं। हमेशा प्लस वन वालों को ना मैं यही बोलता हूँ, ये चार चीजों में पूरा का पूरा अकाउंट्स सिमट के रह जाता है। कौन सी चार चीजें हैं? या तो बिजनेस में होंगे खर्चे, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का अपोजिट बोलो, इनकम्स। या तो बिजनेस में एक्सपेंसेस और इनकम होंगे। अगर तो बिजनेस में एक्सपेंसेस और इनकम होंगे तो इनका अपना जो घर है वो है पी एंड एल अकाउंट। ठीक है जी, एक्सपेंसेस और इनकम होंगे, इसका अपना घर है पी एंड एल अकाउंट। दूसरे नंबर पे बिजनेस में होती है एसेट्स लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटीज, इनका अपना घर क्या होता है? बैलेंस शीट। अगर आपको सिर्फ यही वाला पॉइंट भी समझ में आ गया ना, जो मैंने आखिरी के 10 सेकंड में बोला है ना, आपके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होने शुरू हो जाएंगे जब मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस या जो मुश्किल पॉइंट्स भी करूंगा। प्रॉफिट और लॉसेस का, इनकम एक्सपेंसेस को मैं और क्या कह सकता हूँ? प्रॉफिट और लॉसेस। इनकम को मैं प्रॉफिट्स कह सकता हूँ, एक्सपेंसेस को मैं लॉसेस कह सकता हूँ। तो कभी मैं एक्सपेंसेस इनकम बोल दूं, प्रॉफिट लॉस बोल दूं, समझ जाओगे वहां से। तो पी एंड एल का, प्रॉफिट लॉस का, इनकम एक्सपेंस का अपना घर कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एसेट्स लाइबिलिटी का अपना घर कौन सा है? बैलेंस शीट। ये चीज याद रह जाएगी। दूसरी चीज, इनको मिक्स नहीं कर सकते। आप अपने पड़ोसियों के घर पे जाके सो सकते हो, हाँ सर कभी कभी चले जाते हैं जब फंक्शन होता है या दोस्त ने बुला लिया। क्या 10 दिन चले जाओगे? रिश्तेदारों के घर चले जाओ, पता चल जाएगा पहले दिन मटर पनीर, दूसरे दिन आपको मिलेगी मिक्स वेज, तीसरे दिन कहेंगे दाल, चौथे दिन कहेंगे अचार के साथ खा लो जी रोटी। तो रिश्तेदार भी आपके साथ ऐसे ही करेंगे, है ना? तो कहने का मतलब ये है, हमें संतुष्टि या मेन हमारी जो रूटीन है हमारे अपने घर पे मिलेगी। सेम ऐसे ही जो भी जिसका घर है, जैसे इनकम एक्सपेंसेस का अपना घर है पी एंड एल, तो वहीं पे उसको डालना चाहिए। और एसेट्स लाइबिलिटी का अपना घर कौन सा है? बैलेंस शीट, उसको वहीं पे डालना चाहिए। इन केस हम इंसान है, चाहे मैं क्वेश्चन कर रहा था, चाहे मैं अपना क्लाइंट का वर्क कर रहा हूं, चाहे आप ये क्वेश्चन करोगे, क्या हमसे गलतियां हो सकती हैं? नेचुरल है, इंसान है, जो भी करेगा, चाहे आप कार चला लो, बाइक चला लो, क्वेश्चन कर लो, कुछ भी कर लो, छोटी मोटी गलतियां होंगी। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बता दिया जाएगा, या तो हमने कोई चीज को नहीं लिखा। अगर तो मैंने किसी चीज को नहीं लिखा तो उसका जो घर है उसको वहां पे लिखो। तो पहले आप पहचानो कि मैंने एक्सपेंस को नहीं लिखा या इनकम को नहीं लिखा, एसेट को नहीं लिखा या लाइबिलिटी को नहीं लिखा। इन चार चीजों के अलावा पूरे अकाउंट्स में कुछ और होता नहीं है। पूरा का पूरा अकाउंट्स एट द एंड इन्हीं चार चीजों में सिमट के रह जाता है। अगर तो आपने, लाइट चल रही है, अगर तो आपने कोई चीज को नहीं लिखा हुआ तो उसको उसके घर पे लिख दो। लेकिन अगर आपने किसी चीज को गलत लिख दिया, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? अगर किसी चीज को गलत लिख दिया तो फिर उसको वहां से कैंसिल करके उसके अपने घर पहुंचाओ। ये वाला चैप्टर हमने कल शुरू किया था। ये वाला चैप्टर हम जब गुडविल निकालते हैं तो गुडविल हम प्रॉफिट्स के बेसिस पे निकालते हैं, याद है? गुडविल को हमने निकाला था कि एक काम करो 4 सालों का, जैसे हमने कल एग्जांपल ली थी अनेजा स्वीट्स की।
अनेजा स्वीट्स का अगर बिजनेस खरीदते हैं तो कैसे खरीदेंगे, देखें कि वो कितना प्रॉफिट कमाता है, लास्ट तो 2 सालों का 4 सालों का प्रॉफिट जितना कमाता है उसके बेसिस पे 3 से या 5 से या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ प्रॉफिट में पी एंड एल अकाउंट में कैलकुलेट करता हूं या बैलेंस शीट में कैलकुलेट करता हूं, खुद बताना। प्रॉफिट कैलकुलेट कहां करते हैं भाई, लिखा हुआ है। अब अगर आप ऐसे ऐसे करोगे, इतना ढंग से समझाने के बाद बोला करो, जवाब दिया करो, तभी आपकी भी नींद खुलेगी, मेरी भी। प्रॉफिट कहां पे कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस शीट में तो यार एसेट लाइबिलिटी को लिखते हैं। क्या बैलेंस शीट में मैं प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर रहा हूं, लिखा तो हुआ बैलेंस शीट में तो एसेट्स और लाइबिलिटी के बैलेंस लिखने हैं। तो प्रॉफिट में कहां पे कैलकुलेट करता हूं, प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूं पी एंड एल अकाउंट में। अब इसके अंदर क्या क्या आइटम्स आएंगी, सारी आइटम्स तो मैं नहीं लिखवा सकता, 50-60 है, मैं आपको 8-10 आइटम्स लिखवा रहा हूं जो मेरे इस चैप्टर में काम किया, बात खत्म। सबसे पहले पी एंड एल अकाउंट ये बन गया, इसके डेबिट साइड पे हम लिखते हैं एक्सपेंसेस, आप इसको चाहे लॉसेस कह लो। ये हो गया अमाउंट, ये हो गई सारे इनकम्स या प्रॉफिट्स, ये हो गया डेबिट साइड, दूसरे वाला हो गया क्रेडिट साइड। बेस समझ में आ रहा है, ये आप याद रखना, ये मैं आपको सबसे सबसे निचला बेस करवा रहा हूं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं सकता, या इसके मतलब और आगे हम जा ही नहीं सकते। ये सबसे पूरा बेसिक पॉइंट है जो मैं आपको समझा रहा हूं। अब पी एंड एल अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो गया, तो इसको स्टार्ट किया जाता है इस तरफ से, टू ओपनिंग स्टॉक। थोड़ा सा याद करो, अगर आपको पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर याद आता हो तो ओपनिंग स्टॉक को हम इसी साइड लिखते थे, डेबिट साइड, यहीं से क्वेश्चन शुरू होता था। मैं वैल्यूज भी जान के लेता जाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आता रहे। ओपनिंग स्टॉक इधर ले लेते थे, फिर यहां पे हम लेते थे टू परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, अभी तो फिलहाल नहीं ले रहे, तो परचेजेस इधर लिखते थे हम बाय सेल्स, बाय सेल्स फॉर एग्जांपल 4000, और आ जाता था बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये सारी मैं एजम्पशन ले रहा हूँ, ठीक है, वैल्यूज एजम्पशन ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इनकम वाली साइड पे इनकम लिख दिया, खर्चे वाली साइड पे खर्चा लिख दिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, स्टार्ट ही कर दिया मैंने, मुझे बताओ एक एमसीक्यू या एक गेम खेलते हैं, जो चॉइस दूंगा सिर्फ वही बोलना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। पार्थ इधर देखो, ओपनिंग स्टॉक एक तरह से खर्चा है सामने आपके, या इनकम है? नहीं, फिर आप नहीं समझ रहे, फिर आप ना, आपको ये है कि जैसे जैसे सर बता दे हम वैसे समझेंगे, हम अपना बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलाना चाहते। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, एक चांस और दे रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक एक तरह से आपके सामने खर्चा है कि इनकम है? इनकम है, आप नहीं बदले, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये खर्चे में लिखा हुआ है, मैंने कुछ सोचना ही नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमें अपना भी खुद का माइंड भी यूज करने की जरूरत है। हम क्या करते हैं, सर ने बोल दिया चलो कुछ ना कुछ बोल देते हैं, लेकिन अब एक चीज समझो ना, मैंने एक्सपेंसेस में लिखे तो कुछ भी नहीं था, देखो जी। परचेजेस मेरा क्या है, खर्चा। परचेज हमें जल्दी समझ में आ जाता है कि क्योंकि परचेज से हमने पैसा दिया है, भाई ओपनिंग स्टॉक भी तो परचेज में से ही बच रहा होता है। जो मेरा स्टॉक बचा हुआ है वो स्टॉक कैसे बच रहा होता है, परचेज मैंने किया होगा तभी ना। तो ओपनिंग स्टॉक को मैंने किस तरफ लिखा है, तो यानी कि इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक समझाता हूँ बच्चों को, ये वाला चैप्टर ना इसी वजह से समझ नहीं आता। इस चैप्टर का लेवल कुछ भी नहीं है, लेकिन इस चैप्टर के लेवल को समझने के लिए मेरे को बेस समझना बड़ा जरूरी होता है। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस मैंने लिखा है डेबिट में, और मैंने ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में लिखा है, बताओ ये इनकम कैसे हो सकती है अमन? सेम। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, देखते हैं जी आप लोग सीखने के लिए इंटरेस्टेड होते हो या सीखते भी हो कि नहीं सीखते, अभी पता चल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक अब मेरी इनकम है या एक्सपेंस है? मतलब जिस तरफ लिखा हुआ है बस वही बोलना ही है, और तो कुछ भी नहीं है। सर आप पहले हमें ये बोल देते ना, फिर हम याद कर लेते, फिर हम वैसे ही बोलते। सेल्स मेरी क्या है, इनकम। तो मेरे इनकम्स, टोटल इनकम्स कितने की हो गई इस क्वेश्चन में, टोटल इनकम्स 5,800 की। उसमें से अगर मैं ओपनिंग स्टॉक और परचेज मना कर दूं, माइनस कर दूं, तो प्रॉफिट कितने का बच जाएगा, मतलब 1600 माइनस कर दूंगा। फिर बोलना किन्ने था, कहना हाँ। दिमाग प्रोसेस नहीं कर रहा है ना तू, तेन लगता है कि तू सुन रहे हैं, टीचर ਨੂੰ सारा पता होता है कौन सुन रहा है कौन समझ रहे हैं। कितना हो गया पार्थ, 42। तो जिन्हें 42 बोल दिया वो प्रोसेस कर रहा है अपने दिमाग में, जिन्हें 44 बोल दिया वो भी प्रोसेस कर रहा है, कैलकुलेशन गलत है। तो समझ थोड़ा सा, तू बोलता नहीं है। अगली चीज,
ये चार चीजें मैंने लिख दी। इसको ना हम वैसे नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे और ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे। क्लास प्लस टू में ग्रोस प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। इसके बाद अगर मैंने कोई मशीन खरीदी, अब मुझे बताओ पी एंड एल अकाउंट में लिखूं मशीन खरीदना या बैलेंस शीट में लिखूं? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ पे लिखेंगे? एसेट साइड पे मशीन यहाँ पे आएगी। मशीन का जो अपना घर है वो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने 45,000 की मशीन खरीदी, ठीक है। इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन है, तो अगर इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 4500, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अगर मेरा अर्थक्वेक से या फायर से कोई लॉस हो गया या थेफ्ट से लॉस हो गया, मतलब एक्सपेंस वाली साइड पे लिखूंगा, तो टू लॉस बाय फायर या फिर किसी भी एबनॉर्मल चीज से जो दुकानदारी का पार्ट नहीं है। मुझे बताओ आग लगना क्या कोई दुकानदारी का पार्ट है? लेकिन दुकानदारी में आग लग जाती है, कई बार अर्थ कोई कहा जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, पर वो बिजनेस का तो पार्ट नहीं है ना, तो इसको बोलते हैं एबनॉर्मल आइटम्स। तो इसको बोलते हैं एबनॉर्मल आइटम्स। तो कोई भी लॉस हो गया अगर एबनॉर्मल आइटम से, बाय टू लॉस बाय फायर या कोई भी एबनॉर्मल आइटम से कोई लॉस हो गया फॉर एग्जांपल, उसको भी लिखते हैं। देखो जब हम पी एंड एल अकाउंट बना रहे थे, आपको याद है 5-7 दिन पहले हम कैश फ्लो चैप्टर कर रहे थे रेगुलर बैच में, तो मैंने कहा था पहले पी एंड एल अकाउंट बनता है फिर कैश फ्लो बनता है। पी एंड एल अकाउंट बनता है एक्रूवल बेसिस के हिसाब से, कोई भी इनकम और एक्सपेंसेस हो गए सारे लिखने पड़ेंगे। एक बार फिर से बोलना क्या बोला मैंने? कोई भी इनकम या एक्सपेंसेस हुए चाहे वो नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो। अब नॉर्मल और एबनॉर्मल की मैं आपको भाषा समझा देता हूँ। नॉर्मल वो चीज होती है जो बिजनेस में होती रहती है, सामान खरीदना, वेजेस देना, रेंट देना, ठीक है जी, सामान सेल करना, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी नॉर्मल आइटम्स हैं जो कभी कभार हो सालों में, जैसे जो मेरे बिजनेस का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यही लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, चोरी हो जाना, या फिर मैंने कोई एफडी कराई, एफडी के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिला, मेरी इनकम है ना, तो इस साइड आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या एफडी, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या एफडी। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ये मिला, ये बिजनेस में मिल रहा है, ठीक है जी, इनकम है। अब आप पर्पस समझो क्या है। पी एंड एल अकाउंट ना हमेशा बनाता है अकाउंटेंट, कैश फ्लो के चैप्टर में भर भर के समझाया था, याद है? पी एंड एल अकाउंट कौन बनाता है? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का काम होता है कि बिजनेस में जो भी इनकम्स हो रही हैं और एक्सपेंस आ रही हैं सारी लिख दे। ये वाली बात थोड़ी सी हजम करो, समझ में आई है? अकाउंटेंट क्या करता है, बिजनेस में जो भी इनकम्स और जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं सारे के सारे लिख दो, चाहे वो अर्थक्वेक वाले हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे एबनॉर्मल हो, चाहे उसका बिजनेस से लिंक है चाहे नहीं है, सारे लिख दो, ठीक है जी। तो इसकी वजह से देखो, इस बंदे ने लॉस बाय फायर भी लिख दिया, इस बंदे ने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी लिख दिया, जबकि एफडी मेरे बिजनेस का पार्ट नहीं है, मेरे पास तो फालतू पैसा बच गया, मैंने बैंक में जमा करा दिया। अब कोई लेडीज है घर पे बैठी है, वो बिजनेस नहीं कर रही, उसके पास 2-3 लाख रुपए हैं, तो वो एफडी करा देती है ना, इंटरेस्ट तो उसको भी मिलेगा। क्या एफडी या इन्वेस्टमेंट मेरे बिजनेस का पार्ट है? नहीं। मेरा बिजनेस तो यार लक्कड़ का है, कपड़े का है, लोहे का है, किसी भी चीज का लगा लो। तो लेकिन पी एंड एल अकाउंट कोई भेदभाव नहीं करता, पी एंड एल अकाउंट कहता है जो मर्जी इनकम एक्सपेंसेस है मुझे तो सारे लिखने हैं। अच्छा जी, और एक दो और आइटम्स भी हो सकती हैं। इनकम बाय लॉटरी, इनकम बाय लॉटरी, बाय लॉटरी इनकम, या फिर मुझे कोई इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया, उधर आपकी आग लगी तो आपको इंश्योरेंस का क्लेम भी तो मिलेगा ना, तो आप इसको इंश्योरेंस का क्लेम बोल लो, लॉटरी इनकम बोल लो, मतलब है तो दो अलग अलग। अब मैं बार बार क्वेश्चन को बहुत बड़ा नहीं कर सकता। कितना लॉस बाय फायर हुआ था? 300, तो इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे क्लेम दे दिया 200। कम देती है कंपनी ना क्लेम, बॉयज को ये बात ज्यादा पता है, गर्ल्स को थोड़ा शायद कम पता होगा, लेकिन आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। कंपनियां कभी कुछ टूट भज हो जाती है ना, बाइक एक्टिवा कुछ भी हो गया, जान के उसका ना 70% या 80% देती है, पूरा क्लेम देती ही नहीं, जान के कि ये वाला कवर नहीं है जी उसमें, ऐसे ऐसे होता नहीं तो हम 80% देंगे। और क्या आएगा? अच्छा, मशीन को आपने कहाँ पे लिख दिया था? इस साइड लिख दिया था। अब अगर मैंने गलती से फर्नीचर लिया, गलती से नहीं, मतलब पहले मैंने फर्नीचर लिया, मेरे को बताओ फर्नीचर कहाँ पे लिखना चाहिए? बैलेंस शीट में कहाँ पे? एसेट साइड। फर्नीचर यहाँ पे लिखना चाहिए, मैं लिखना भूल गया, मैंने फर्नीचर को गलती से लिख दिया यहाँ पे, एक्सपेंस में लिख दिया गलती से
फर्नीचर को, 1000 रुपए के फर्नीचर को गलती से लिख दिया। अब मैंने बिजनेस में नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया, टू नेट प्रॉफिट। आपको जब भी क्वेश्चन में, अभी अभी हमने याद है क्वेश्चन किया था, जब एवरेज प्रॉफिट करते हैं तो 4 सालों का प्रॉफिट करके 4 से डिवाइड करते हैं ना, वो 4 सालों का प्रॉफिट याद रखना, वो ये वाला है जो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए मैंने आपको समझाया कि पता तो चले वो एवरेज प्रॉफिट आता कहां से है, वो 4 साल के 3 साल के प्रॉफिट आते कहां से हैं। मतलब हर साल का पी एंड एल अकाउंट बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये पी एंड एल अकाउंट बन रहा है 31/3/24 का, इससे पहले कौन से साल का बना होगा? 31/3/23 का, यानी कि 22-23 का, है ना। इससे पहले 31/3/22 का। आपको ऐसे 3-3 4-4 सालों के प्रॉफिट दिए रहते हैं, आप डिवाइड 3 से कर देते हो, है ना। अब इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना, क्या आया है निकालोगे? क्रेडिट था 7200, क्रेडिट का आ रहा है 7200। उसमें से अब मेरे को बताओ, ये वाले जो डेबिट वाली चीजें हैं, बस एक ही शब्द बोलना अगर आपको चीज समझ में आ रही है। जो ये डेबिट वाली चीजें हैं प्रॉफिट निकालने के लिए डेबिट वाली चीजें अभी माइनस करोगे या प्लस करोगे? समझ में आ रहा है बात? तो अगर आपको ये बात समझ में आई है ना, माइनस करेंगे। अभी क्वेश्चन में आपका दिमाग अब झटपट चलेगा, क्वेश्चन में दिमाग चलेगा। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, क्यों? सिम है। अच्छा, फिर अपन एक काम करते हैं, फर्नीचर की वैल्यू ना, फर्नीचर की वैल्यू अपन 400 ले लेते हैं। फर्नीचर की वैल्यू अपन 100 रुपये ही ले लेते हैं यार, छोड़ो कोई बात नहीं। हमें वैल्यू से थोड़ी देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है। अब देखना 6500, ठीक है। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना निकल जाएगा? 72 में से 65 गए 700 रुपये। ठीक है जी। पहले देखो, अगर तो हमें ये कहानी समझ में आती है, मेरे हिसाब से अभी तक मैं टेक्निकल तो कुछ भी नहीं गया। मैंने सिर्फ प्रॉफिट्स को क्रेडिट वाली साइड पे लिख दिया है, लॉसेस को डेबिट वाली साइड पे। मैंने एक चीज की गलत ट्रीटमेंट की है, क्या? कि मैंने फर्नीचर को यहाँ पे लिख दिया, एक चीज गलत लिखी है। बाकी दो चीजें मैंने क्या लिखी है, एबनॉर्मल आइटम्स भी लिख दिए हैं जो कि अलाउड है। देखो अलाउड क्या नहीं है, फर्नीचर लिखना अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्नीचर के पास अपना घर है पड़ा ना, फर्नीचर के पास अपना घर है पड़ा। कौन सा? बैलेंस शीट। दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, है ना। एसेट साइड लिखना चाहिए था। एक मुझसे हुई है गलती, ये वाली, और कोई मुझसे गलती नहीं हुई। लेकिन जब अनेजा स्वीट्स का बिजनेस खरीदने गए, अब ध्यान से सुनना, पहली चीज समझ में आ गई है यहां तक? ये जो अनेजा स्वीट्स का या किसी भी बिजनेस का जो अकाउंटेंट है, सीए है, वो ये वाला पी एंड एल अकाउंट बनाता है। पी एंड एल अकाउंट बनाते टाइम ये वाली लाइन याद रखना, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। पी एंड एल अकाउंट बनाते टाइम बिजनेस में चाहे नॉर्मल खर्चे हो रहे हो चाहे अबनॉर्मल, चाहे बिजनेस से रिलेटेड इनकम हो चाहे बिजनेस से रिलेटेड ना हो। बिजनेस में हमारे पास फालतू 1 करोड़ पड़ा था, हमने एफडी करा ली, शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, पैसा तो आ रहा है ना उससे, इंटरेस्ट तो आ रहा है तो बिजनेस का ही ना। सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं पी एंड एल अकाउंट में। पी एंड एल अकाउंट भेदभाव नहीं करता कि वो नॉर्मल आइटम है, बिजनेस का ही पार्ट है, कि एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल मतलब एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिल जाना, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाना, ठीक है, लॉस बाय फायर हो जाना, दीज ऑल आर एबनॉर्मल, जो बिजनेस में कभी कभी होते हैं, बिजनेस का पार्ट नहीं होते। लेकिन पी एंड एल अकाउंट बनाते हुए गवर्नमेंट की तरफ से सब अलाउड है, क्योंकि एबनॉर्मल का कोई अपना घर थोड़ी है। देखो मैंने आपको 2 घर सिखाए थे, अभी अभी मैंने आपको सिर्फ 2 ही घर सिखाए हैं ना, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो बहुत ईजी है, एसेट लायबिलिटी। पी एंड एल में क्या क्या लिखते हैं? ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम, चाहे नॉर्मल चाहे अबनॉर्मल, बस जो बिजनेस में घट गए जो बिजनेस में हो गए आप लिख दो। क्या मैंने पी एंड एल अकाउंट में यहाँ पे एक्सपेंसेस के साथ में लिखा है कि नॉर्मल लिखो, बिजनेस से रिलेटेड या अबनॉर्मल लिखो? मैंने कहा नहीं, लिख दो। पहली बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो चुका है, मतलब स्टेप 1 हो चुका है। अकाउंटेंट ने क्या किया, पी एंड एल अकाउंट बना के बोल दिया कि बिजनेस का इस साल का प्रॉफिट है 700 रुपए। अगर ये बहुत तकड़े बिजनेस हो, रिलायंस टाटा जैसे, तो ये 700 करोड़ हो जाएगा, है ना। ऐसे ही होता है। ठीक ठाक बिजनेस हो तो 3 जीरो लगा दो, 7 लाख हो जाएगा। हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, वैल्यूज नहीं सीखनी। स्टेप नंबर 1 खत्म हो गया कि पी एंड एल अकाउंट ऐसे ऐसे बन के आया। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, मुझे वो बताओ। 700 तक पहुंचते हुए 700 तक पहुंचते हुए मैंने इस फर्नीचर को, जो मैंने गलती से लिख दिया, मैंने इसको माइनस कर दिया है कि प्लस कर दिया है? तू रहने दे भाई। 700 तक पहुंचते हुए तूने सिर्फ पिछला 40 वाला और 60 वाला ही आंसर सही दिया था। 700 तक पहुंचते हुए मैंने 100 रुपए को क्या किया है,
भाई ये वाले सारे खर्चों को ना मैंने माइनस किया तभी 700 पे आया हूँ मैं तो। भाई मैं पूछ क्या रहा तू समझ, तू एक चीज समझ कि टीचर सही बोल रहे हैं कि तेरा फोकस नहीं बनता। जिस टाइम तेरा फोकस बनेगा तू अपने आप आंसर दे देगा, उस टाइम मैं कह दूंगा कि हाँ तू सुन रहा सीगा। तू समझ एक गल, 700 तक पहुंचते हुए हमने इस वाले 100 रुपए को फर्नीचर को माइनस किया था कि ऐड किया था? माइनस किया था। अच्छा 700 रुपए तक ही पहुंचते हुए मतलब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए इस 300 को भी क्या किया था? अच्छा 700 तक पहुंचते हुए जो मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं, मैंने इन सबको क्या किया था? प्लस किया था। तभी जाके तो उसमें से सारे खर्चे माइनस किए तभी प्रॉफिट आया। अच्छा 700 तक ही पहुंचते हुए दोबारा से 700 तक पहुंचते हुए मैंने इस 1200 को भी क्या किया था? ऐड किया था, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें ऐड की हैं, चाहे 4000 है, चाहे 1800 है, चाहे 1200 है, चाहे 200 है, उसको ऐड करके 7200 आया था ना। तो मतलब कि 700 तक पहुंचते हुए मैंने इसको भी ऐड कर दिया, मैंने इसको भी ऐड कर दिया, इनको भी ऐड कर दिया, चारों चीजों को ऐड किया ना। और उसी 700 तक पहुंचते हुए प्रॉफिट तक, प्रॉफिट कैसे पहुंचा था? हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसे निकाला था? इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस। इनकम्स थे 7200 के, एक्सपेंसेस थे 6500 के, तभी तो मेरा 700 का प्रॉफिट आया था। तो मेरा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस। तो मैंने 1200 को ऐड किया था, 200 को भी ऐड किया था, उसमें से मैंने ये 300 भी माइनस किया, ये 100 भी माइनस किया है। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? ये वाला पी एंड एल अकाउंट बना के ना अकाउंटेंट ने पता है किसको दे दिया? जो अनेजा स्वीट्स और उसके बायर में डीलिंग चल रही है ना कि हमारा पूरा बिजनेस बेच दो, जो भी एबीसीडी बिजनेस है बेच दो, तो उस सेलर को और बायर को ये वाला पी एंड एल अकाउंट दे दिया गया कि देखो जी हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है 700। लेकिन ये 700 ना बिजनेस से रिलेटेड टोटल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसमें कई आइटम्स ऐसी हैं या तो जो गलत हो गई हैं या जो एबनॉर्मल है। यार अगर मैं देखो बिजनेस खरीदता हूं, इस वाले भाई साहब ने, इस वाले भाई साहब ने 1200 रुपए का इंटरेस्ट लिया हुआ है, क्या ये सच में बिजनेस की इनकम है? खुद से पूछ के देखना लड़कों, तुम तो दुकानदार हो, क्या ये 1200 बिजनेस की इनकम है? नहीं, ये तो एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे बिजनेस में, मैंने अभी लगाए ही नहीं, मैंने कहा चल एफडी करा लेता हूं। क्या ये मैंने बिजनेस की सेल परचेज करके पैसा कमाया क्या? तो जो बंदा किसी का बिजनेस खरीदने आएगा, क्या वो ये पार्ट टाइम इनकम देखेगा क्या उसकी? खुद बताना, अगर आप किसी का बिजनेस खरीदने गए हो तो क्या आप बिजनेस का पार्ट टाइम इनकम देखोगे क्या? नहीं, आप देखोगे कि उसके बिजनेस से माल बेच के और माल खरीद के कितना कमाई कर रहे हैं, तभी उस बिजनेस की वैल्यू यानी कि गुडविल पता चलेगी। अकाउंटेंट ने ये सारा पी एंड एल अकाउंट बनाया है, अकाउंटेंट की कोई गलती नहीं है। अकाउंटेंट की गलती सिर्फ ये वाली है जो मैंने सर्कल किया हुआ है, फर्नीचर, जो उसको नहीं लिखना चाहिए था, बैलेंस शीट में लिखना चाहिए था। बाकी अकाउंटेंट ने सही लिखा, लेकिन गुडविल की वैल्यूएशन के लिए पहले मुझे गलतियां ठीक करनी है, दूसरे नंबर पे जो एबनॉर्मल इफेक्ट है ना उनको हटाना है, ताकि बिजनेस का नॉर्मल इफेक्ट समझ में आ सके कि नॉर्मल बिजनेस का परचेज सेल या प्रॉफिट क्या है, उसी के हिसाब से हम लास्ट में मल्टीप्लाई करके गुडविल निकालेंगे। अब इसको हम ठीक करते हैं। तो इसको ठीक कैसे करते थे? ऐसे, ये अभी मेरा कौन से साल का प्रॉफिट की बात चल रही थी? 31/3/24 की ना, तो उसको बोलते हैं 2023-24। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या क्वेश्चन में शुरू करना है? कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट। ये आपका वर्किंग नोट बन रहा है, तो आपने करेक्ट प्रॉफिट निकालना है क्वेश्चन में, ताकि आप गुडविल कैलकुलेट कर सको। ठीक है पार्थ, 5 मिनट के बाद लिख देना, मैं टाइम दूंगा। ठीक है, पहले एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करना है? प्रॉफिट गिवन। ये पी एंड एल अकाउंट से हमने क्या प्रॉफिट निकाला था? 700 रुपए। दिखता है आपको? हाँ भाई पवन बोला, साथ साथ जशन, कितना प्रॉफिट है? अब जो पिछला साल है वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जो भी साल है, अभी तो मेरे पास एक साल है ना, तो जितने सालों का पेपर में क्वेश्चन गिवन होगा उतने कॉलम बना लेंगे। 700। अब 700 तक पहुंचते हुए हमसे क्या क्या गलतियां हुई हैं पहले वो ठीक करनी है। फॉर एग्जाम्पल पी एंड एल के डेबिट में से ही शुरू कर देते हैं। दो तरीके की एडजस्टमेंट मुझे ठीक करनी है, एक मेरे को गलतियां ठीक करनी है, दूसरा जो एबनॉर्मल आइटम्स मैंने लिखी हुई है ना उसको हटाना है। पवन बोली क्या क्या दो चीजें ठीक करनी है अपा? ठीक है, एक जो गलतियां है ना, फर्नीचर तो आइटम होगी ना, एक एग्जांपल होगी, एक मेरे को गलतियां ठीक करनी है, दूसरी एबनॉर्मल आइटम्स को हटाना है। बोलना मैंने एक बार, क्या दो चीजें ठीक करनी है? बेटा मैं एग्जांपल नहीं पूछ रहा, मैंने अभी बोला है, पहले मैंने बोला फिर उसने फिर मैंने। मुझे दो चीजें ठीक करनी है, एक एबनॉर्मल आइटम्स हटानी है और दूसरा गलतियां ठीक करनी है। बोलो अब एक बार के लिए, क्या दो चीजें?
एबनॉर्मल आइटम्स हटानी है और गलतियां ठीक करनी है। एबनॉर्मल आइटम में इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है, गलतियों में कुछ भी साइड हो सकता है, पी एंड एल के डेबिट साइड भी होता है, क्रेडिट भी। सबसे पहले मुझे बताओ, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक बिजनेस का पार्ट होता है? हाँ, तो स्टॉक कोई गलत नहीं है, स्टॉक तो बिजनेस का ही पार्ट है, उससे ऊपर तो बिजनेस होता ही नहीं है। परचेजेस, क्या ये बिजनेस का पार्ट है? यस, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, क्या हर साल हम डेप्रीसिएशन लगाते हैं बिजनेस में? यस, लगाते हैं, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है। सैलरी और वेजेस होता, वो भी ठीक था, यानी कि जो बिजनेस में हमने ठीक लिखा हुआ है वो ठीक है। आगे, लॉस बाय फायर, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल आइटम। ये भी तो सर, पर वो कभी हिसाब से ठीक है, ये भी तो लिख सकते हैं यार। देखो, पी एंड एल अकाउंट बनाते हुए तो लिखने, लिखा भी हुआ है हमने 300, हमने ये नहीं कहा कि 300 गलत है, हम कह रहे हैं 300 एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल मतलब आग, मैंने हर साल जुलाई में आग को न्योता थोड़ी दिया हुआ इनविटेशन कि भाई साहब एक काम करियो, गर्मियां बहुत होंगी आज ही, या 1 जनवरी में बहुत सर्दी पड़ने वाली है, आग आ जाइयो। आप समझो ना, मैं मान रहा हूं कि बिजनेस का पार्ट है। मैंने टॉपिक स्टार्ट कराते हुए बोला था कि जब हम पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं तब नॉर्मल एबनॉर्मल सारी आइटम लिख दो, क्योंकि बिजनेस में ही हुआ है ना। देखो, दो स्टेप से ये वाला चैप्टर चलता है। पहला बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ठीक लिखा है 3, लेकिन जब मैं पूरे बंदे का बिजनेस खरीदने गया, मैं देखना चाहता हूं कि अगर आग वाली चीजें ना हुई होती, एबनॉर्मल चीजें ना हुई होती, तो ये बिजनेस कितना प्रॉफिट या लॉस कमाता, उसके हिसाब से मैं बिजनेस की वैल्यू लगाऊंगा और उसका बिजनेस खरीदूंगा। तो जब हम गुडविल निकालते हैं तो एबनॉर्मल आइटम को इसलिए साइड पे रख देते हैं, यही तो समझा रहा था अभी अभी 5 मिनट पहले। तो ये जो आग है, अर्थक्वेक है, आग है जो अर्थक्वेक है, ये सारी बिजनेस की एबनॉर्मल आइटम है। मैं मानता हूं बिजनेस में हुई है, लेकिन क्या ये बिजनेस की रेगुलर आइटम है? क्या इरेगुलर आइटम है? इरेगुलर को बोलते हैं एबनॉर्मल आइटम। तो जो भी सियाने बंदे बैठते हैं ना ऊपर टेबल पे डील करने के लिए, वो कहते हैं भाई साहब, जो चीजें कभी कभार हो रही है ना, 2-5 सालों में गलती से होगी, उसको साइड रखे यार। तो ये बता, रेगुलर क्या चलता है? अब मुझे बताओ, आप घर पे जाते हो, घर पे क्लेश होते हैं? कभी कभी होते हैं, डांट पड़ती है, होती है, क्या रोज हो रहा है क्या? सुबह आज दोपहर को 12 बजे क्लेश का टाइम रखा है, आ जाना भी टाइम निकाल के, शाम को 5 बजे का टाइम रखा है, चाय के बाद क्लेश करेंगे? नहीं ना। तो घर में वैसे हम बात करें, ज्यादातर चीजें नॉर्मल चलती हैं। क्या कभी कभी अब नॉर्मल चीजें होती हैं? सबके घर में होती हैं। तो हम रिश्तेदारों को क्या बताते हैं? हम रिश्तेदारों को क्या अब नॉर्मल चीजें बताने लग जाते हैं, भाई हमारे घर आ जाना, आज शाम को क्लेश रखा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए जब हम पूरे बिजनेस की बात करते हैं, जब बिजनेस खरीदने बेचने की, तो हम नॉर्मल चीजों को देखते होते हैं, इसलिए गलतियों को ठीक करना है, एबनॉर्मल आइटम को ठीक करना है। इससे ज्यादा डिटेल में हम नहीं बात कर सकते। तो अब मैंने 700 का प्रॉफिट ले लिया, या तो आप पूरा का पूरा पी एंड एल अकाउंट दोबारा बनाओ, उसमें गलतियां मत लिखना, ठीक है? पूरा का पूरा पी एंड एल अकाउंट है और बैलेंस शीट दोबारा बनाओ, उसमें गलतियां मत लिखना और उसमें एबनॉर्मल आइटम मत लिखना। पर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 10-10 पेजेस का पी एंड एल अकाउंट होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट बनाए थे, देखे थे, 3-3 4-4 पेजेस के पी एंड एल अकाउंट थे। तो ये प्रॉपर पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 700 रुपए तक पहुंचते हुए, 700 तक पहुंचते हुए जो जो गलतियां हुई हैं या जो जो एबनॉर्मल है उसको हटा देंगे। तो पहले मैंने क्या लिया क्वेश्चन में, यही वाला 700 ले लिया जो मैंने पी एंड एल अकाउंट से उठाया, ठीक है जी 700। अब आ जाओ, इसमें पहली 3 चीजों में पी एंड एल के डेबिट में कोई भी गलती नहीं थी, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डेप्रिसिएशन, ये बिजनेस का ही पार्ट है, रेगुलर पार्ट है, तो ये तो होता रहेगा, हर साल होगा। अब उसके बाद लॉस बाय फायर, क्या ये हर साल होती है? नहीं। तो ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? 700 तक पहुंचते हुए ये एक्सपेंस माना था ना, ये मेरा एक्सपेंस था, 700 तक पहुंचते हुए मैंने इसको माइनस किया था, माइनस करने के बाद 700 आया था, जो कि गलत है। गलत लगा लो या एबनॉर्मल है, इसलिए अब मैं इसको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो प्लस कर देंगे एबनॉर्मल लॉस बाय फायर 300। क्यों? क्योंकि मैंने ना इस 300 को माइनस किया था, तब जाके 700 आया था। अगर ये 300 ना होता तो मेरा आंसर 400, 1000 आ जाता, अगर ये 300 ना होता, ठीक है? क्योंकि 300 को माइनस किया था तब जाके 700 आया। सोच के देखो, अगर ये 300 ना होता फिर आप आंसर निकालते, मेरा प्रॉफिट है 1000, तो देखो आ गया 1000, 700 प्लस 300। तो मतलब मैंने क्या करना है, जितने भी मेरे गलतियां हैं उनके इफेक्ट को हटाना है, जितने भी एबनॉर्मल है उनके इफेक्ट को हटाना है। तो अब ये मैंने 300 को ठीक कर दिया, ठीक है जी, खत्म हो गया। अब अगला आइटम आ रहा है फर्नीचर। फर्नीचर जो है, इसको बोलते हैं कैपिटल नेचर की आइटम। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल नेचर आइटम। कैपिटल नेचर आइटम्स का सिंपल नाम होता है बैलेंस शीट, एसेट। कैपिटल नेचर आइटम का सिंपल नाम क्या होता है? एसेट। तो इसको कहां पे दिखाना चाहिए था फर्नीचर को, खुद बोलना।
बैलेंस शीट में एसेट साइड आपने कहां पे दिखा दिया, पी एंड एल के डेबिट में। उसका प्रॉफिट के ऊपर क्या असर पड़ गया है, उससे प्रॉफिट कम हो गया ना। अगर आपने एक्सपेंसेस को बढ़ा बढ़ा के दिखाना शुरू कर दिया, आपने एक्सपेंसेस के साइड पे ही दिखाया था ना ये वाला 100 रुपए, ये वाला 100 हम पी एंड एल के डेबिट में दिखा रहे हैं ना, एक्सपेंसेस में दिखा रहे हैं ना ये वाला 100। तो उससे मेरे प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है, क्या असर हुआ है, कम हो गया है। तो इस गलती को ठीक करने के लिए आप खुद बताओ, मैं ये 100 रुपए ऐड करूं क्या माइनस करूं? पवन नहीं समझेगा सर, कदे जशन खो जाता कदे पवन खो जाता है ना। मैं पहले तो यही जगांदा रहा भाई, तू जाग जा तू जाग जा। इस 100 रुपए को मैंने क्या किया था, माइनस किया था। कब? नेट प्रॉफिट निकालते हुए। अब जब मैं बिजनेस की गुडविल निकालने के लिए देखता हूं तो ये तो मेरी गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि आपको इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, और यार फर्नीचर खर्चा है, इनकम साइड की मैं दिखा दूंगा। इनमें कुछ भी नहीं बोलना यार, इनमें कुछ भी नहीं बोलना, इनकम साइड दी अपनी गलती है। फर्नीचर आप गलत लिखा पर आप इन्ने गलत भी नहीं है। ਹੁਣ ਤੂੰ समझ ले तेन अकाउंट्स का पेपर नहीं आता, तू गलत लिख के आया, तू 9th या 10th क्लास वाला मैथ थोड़ी लिखाएगा विच, ज्यादा तो ज्यादा डेबिट क्रेडिट गलत लिखाएगा या कुछ और चीजें गलत लिखाएगा। तो उन्हें फर्नीचर नु खर्चा मान के खर्चे वाली साइड लिखता है, इनकम नहीं मन्या उन्हें। लेकिन ये खर्चा नहीं सी, ये बैलेंस शीट जाना चाहिए सीगा। तो ये बैलेंस शीट में जाना चाहिए था। आप लोगों ने क्या किया इसको, आप लोगों ने इसको गलती से दिखा दिया पी एंड एल अकाउंट में। उससे मेरा प्रॉफिट के ऊपर क्या असर हुआ बोलोगे एक बार? उससे मेरा प्रॉफिट कम हो गया था, तो मेरे को इसको ठीक करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर दो फर्नीचर वैल्यू 100 रुपए। और जबकि सही मायने में फिर जो 100 रुपए की डेप्रीसिएशन होती है ना, वो दिखाता हूं मैं पी एंड एल अकाउंट में। तो उसको मुझे दिखाना चाहिए था, इसको 100 रुपए को ना दिखा के ना यहाँ पे, मुझे सही मायने में, ये तो गलत है ना, मुझे सही मायने में इसकी डेप्रीसिएशन दिखानी होती है। टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, जैसे आपने ऊपर डेप्रीसिएशन ऑन मशीन दिखाई थी, तो समझ लो 10% है तो 10 रुपए, मुझे ये दिखाना चाहिए था। मानते हो? 100 रुपए बैलेंस शीट में जाने चाहिए थे, उसकी डेप्रीसिएशन को माइनस करना चाहिए था। तो जब भी क्वेश्चन में फर्नीचर या एसेट की गलती हो तो उसकी डेप्रीसिएशन फिर अपने आप माइनस कर देना ऐसे। हाँ, सीधा 90 रुपए का इंपैक्ट पड़ेगा। तो जो 100 रुपए को गलत लिखा हुआ है, एक बार लास्ट बोलो मेरे को, पी एंड एल में मैंने 100 रुपए को क्या कर दिया था, अब क्या कर देंगे, प्लस। और जो उसकी डेप्रिसिएशन को मैंने नहीं लिखा था, अब लिख दो। डेप्रिसिएशन खर्चा है तो खर्चों को लिख दो, मतलब कि माइनस कर दो। अब इनकम वाली साइड पे आ जाओ। टाइम हमने ज्यादा लगा दिया, ज्यादा डिटेल में समझने के लिए। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप लोग खो जाते हो। साथ साथ सुना करो, दिमाग में प्रोसेसिंग करते रहा करो। जब क्वेश्चन करेंगे तब खो जाना, तब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बताओ, इनकम वाली साइड पे आते हैं। सेल बिजनेस का पार्ट है, तो ये लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए था, ये तो पार्ट है। क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस का पार्ट है, यस। ये गलतियां भी नहीं है, ये एबनॉर्मल भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन एफडी, क्या ये मेरे बिजनेस का पार्ट है? ये मेरे बिजनेस का पार्ट है, लेकिन एबनॉर्मल है। मैं बिजनेस एफडी का थोड़ी ना करता हूं, मैं बिजनेस किस चीज का करता हूं, कपड़ों का, मिठाई का, जूते का, लक्कड़ का, ऐसे। तो अब ये मेरे को बताओ, ये 1200 रुपए प्रॉफिट निकालते हुए ऐड कर दिया ना मैंने, है माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पी एंड एल अकाउंट में ऐड है। तो इसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1200। जिसको समझ आ गया ठीक है, जिसको नहीं समझ आया डाउट पूछ लेना बस, और ज्यादा नहीं कर सकते। ऐसे ही इंश्योरेंस क्लेम या लॉटरी इनकम मिली, मुझे बताओ लॉटरी इनकम मेरे बिजनेस का पार्ट है क्या? चाहे मैंने बिजनेस में मैं रोज 100 रुपए की लॉटरी डाल देता हूं, कभी कभार लग भी गई, क्या मेरा काम लॉटरी का है? मेरा इंश्योरेंस से मुझे क्लेम मिला, अभी अभी आग लगी थी ना, आग लगी है तो इंश्योरेंस ने क्लेम भी दिया होगा, तो मुझे क्लेम भी मिल गया। क्या ये आग लगना, उसका क्लेम मिलना, लॉटरी मिलना, ये मेरे बिजनेस की रेगुलर चीज है? नहीं, ये मेरे बिजनेस की इररेगुलर यानी कि एबनॉर्मल चीज है। लेकिन जब मुझे मिल गई, तो जब मैं ये पी एंड एल अकाउंट बना रहा हूं ना, पी एंड एल अकाउंट बनाते हुए मैं सब कुछ लिख लेता हूं। तो जब मुझे मिल गई, तो मैंने 200 रुपए को अपना लॉटरी इनकम को या इंश्योरेंस क्लेम को इनकम मान लिया। क्या गुडविल की वैल्यूएशन के लिए ये सच में इनकम है? नहीं। गुडविल की वैल्यूएशन तो यार धंधे की होती है बस, कि बिजनेस की सेल परचेज से क्या है। लेकिन पी एंड एल अकाउंट बनाते हुए आपने इस इनकम को ऐड कर दिया था, तो अब इसको हटा दो। क्यों? क्योंकि ये आपकी एबनॉर्मल इनकम है, तो इस भी माइनस कर दो एबनॉर्मल इनकम। एबनॉर्मल इनकम क्या होती है? जो बिजनेस से रिलेटेड ना हो, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम, लॉटरी इनकम। ये कितनी थी? 200। तो बिजनेस का आप सही प्रॉफिट निकालना, करेक्ट प्रॉफिट, चाहे लॉस आए कोई दिक्कत नहीं है। तो बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट निकालो, कितना बनता है? माइनस, एक आंसर आ रहा है -300, देखना जी ठीक है।
तो -300 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप देखो, अब आपको ना इसका पर्पस समझ में आ जाएगा। अपने आप को एक बार के लिए आखिरी के 15-20 सेकंड, फिर ये टॉपिक खत्म करके एक क्वेश्चन, क्या बाद में बताऊंगा। फर्नीचर की वैल्यू ऐड करना समझ में आ गया। अब फर्नीचर अगर मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूं तो हर साल डेप्रिसिएशन लगेगी ना। P&L अकाउंट वाले ने देखियो कहीं पे लिखा था डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। P&L अकाउंट ने सिर्फ फर्नीचर लिख दिया था, उसकी डेप्रिसिएशन तो लिखी ही नहीं। तो मुझे तो हर साल डेप्रिसिएशन दिखानी पड़ेगी ना, वो बिजनेस का रेगुलर खर्चा है। तो इसलिए उसने नहीं दिखाया था, तो करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने उसको दिखा दिया। हाँ जी, क्यों? रुक जाओ 2-4 मिनट। अब मेरे को एक बात बताओ, अब यहाँ पे आप लोगों को एक पर्पस समझ में आएगा। जिसका बिजनेस खरीदने गए हैं ना, अब आप अपने आप को बायर समझो। जिसका बिजनेस खरीदने गए, उसने आपके सामने पता है क्या पिक्चर रखी? कहता देखो जी, मेरा बिजनेस तो हर साल 700 रुपए कमाता है, इंटू 3 कर दो, मेरे को 2100 रुपए गुडविल के दे दो। ऐसे करते हैं ना, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर। तो वो बंदा कहता कि भाई साहब 700 रुपए देखो मेरा हर साल प्रॉफिट होता है, 3 साल का मुझे प्रॉफिट दे दो, 2100 रुपए मुझे गुडविल का दे दो। ठीक है। और आप लोगों ने जब अपने सीए को बुलाया, उसका P&L अकाउंट अपने सीए को दे दिया, वो कहता दिखाओ ये आपका, देखते हैं जी। क्योंकि जब हमने करोड़ों रुपए लगाना है तो हम भी तो वेरिफिकेशन कराएंगे ना। वेरिफिकेशन कराई, सारी गलतियों और एबनॉर्मल आइटम को ठीक किया, देखा है तो बिजनेस तो लॉस में चल रहा है। तो आप उसको गुडविल के पैसे ही नहीं दोगे, या बहुत कम दोगे। भाई तेरा तो बिजनेस ही लॉस का है, तो हम गुडविल के बहुत पैसे कम देंगे। तो देखा जाए इसलिए हम ये कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जब हम बिजनेस खरीदने जाते हैं तो बिजनेस से रिलेटेड वाली चीजें देखते हैं, ना कि टोटल। अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर छुट्टी करेंगे। आपने जाना, जाओ 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 जाओ। बस एक 15। ये वैसे मैंने होमवर्क दे दिया था कल घर के लिए। रात को मैंने होमवर्क भेजा था ना रेगुलर बैच के लिए, 15 दिया था ना, तो हम 16 करेंगे। 15 होमवर्क ही रहने दो। 15-16 दोनों है, तो हम 17 कर रहे हैं। तू चलना भाई, तेरी आलस के लिए मैं मतलब इम्पैक्ट खराब कर दूं? तू तो आलसी है, होमवर्क तूने कभी करना नहीं। क्यों? कब है पेपर? इंग्लिश का ही है। कोई बात नहीं, किसी एक चैप्टर का कर लेना, जो सौखा लगे। 15-20 मिनट लगने हैं भाई। तो क्वेश्चन है 17th, प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर गिवन है आपके पास, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड गिवन है, और 60,000 इनकड फॉर रिपेयर हुआ है। रिपेयर का खर्चा कोई हुआ था, लेकिन आपने उसको गलती से कर दिया कार अकाउंट में। कैलकुलेट द गुडविल थ्राइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो 4 सालों का प्रॉफिट है ये, देखो कैलकुलेशन करो पहले, सॉरी पहले प्रेजेंटेशन बनाओ, लिखो प्रॉफिट्स गिवन। लिखो जी प्रॉफिट्स गिवन, 1 लाख, 2 लाख, 85,000, 50,000। लिख लिया? अब पढ़ो, पॉइंट नंबर 1 खत्म हो गया मेरा, प्रॉफिट से पॉइंट नंबर 1 खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 2 अब अपने आप पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज इंक्लूडेड इन द ईयर 31/3/15। 31/3/15 देखो ये वाला साल हो गया, इधर देखो 31/3/15 ये वाला साल हो गया, मतलब कि 2014-15। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के पैसे जुड़े हुए हैं, तो इसको माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि ये एबनॉर्मल इनकम है, ये बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है, ये पार्ट टाइम इनकम है। लिखो, माइनस करो जल्दी से। पॉइंट नंबर 2, लेस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पहले वाले साल में 25,000 माइनस कर दो। कर दिया? पॉइंट नंबर 3, ओपनिंग स्टॉक। अब मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है, वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है सही आंसर मिलेंगे। ओपनिंग स्टॉक एक तरह से मेरा खर्चा था या इनकम थी? हाँ चलो, थैंक यू वेरी मच। तो मैंने अपने खर्चों को क्या किया, ओपनिंग स्टॉक को 32,000 को कम लिखा है। अब प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट सोचो, नहीं कम को ऐड नहीं करते होते, हमें इंपैक्ट सोचना है। जो मैंने अपने प्रॉफिट को कम लिखा था, ठीक है, 2016-17 के प्रॉफिट को मैंने कम लिखा, प्रॉफिट को नहीं सॉरी, एक्सपेंसेस को कम लिखा। एक्सपेंसेस को कम लिखने की वजह से मेरा उस साल का प्रॉफिट बढ़ गया होगा ना?
अगर मैंने खर्चे कम लिखे हैं तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा उस साल का। मेरे को खर्चे पूरे लिखने चाहिए थे, मैंने कम लिखे। खर्चे कम लिखूंगा तो मेरे पास मार्जिन बच जाएगा, मतलब प्रॉफिट ज्यादा हो गया होगा, जो कि गलत है। तो इसको कम करना पड़ेगा, तो माइनस कर देंगे। पहले तो इसको ओपनिंग स्टॉक को माइनस करो। अब यही ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, तो फिर पिछले साल में इसको प्लस कर देना। ये लो, तो लेस और ऐड दोनों करेंगे, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अंडर, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन। पहले जिस साल की बात हो रही है उसी साल पे आओ। हमारी बात हो रही थी 2016-17 की, तो 2016-17 में देखो इसको माइनस कर दिया। और ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक से आया होता है, तो मतलब पिछले साल का फिर क्लोजिंग स्टॉक भी गलत है, तो पिछले साल को प्लस कर देना 15-16 में। हाँ, अगर क्लोजिंग स्टॉक में गलती होती है ना तो फिर उसके अगले साल को ठीक करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 4 लास्ट, फिर खत्म है। 60,000 रुपया इनकर्ड हुआ रिपेयर पे। मुझे बताओ, रिपेयर का जो खर्चा होता है ना वो P&L अकाउंट में आता है। रिपेयर तो हर बार होती रहती है यार, हम कराते नहीं है, सर्विस कराते हैं कार की, एक्टिवा की, ये वही चीज है। तो हमने रिपेयर पे खर्चा कराया और हमने गलती से इसको कार अकाउंट में लिख दिया। मतलब मुझे लिखना चाहिए था P&L अकाउंट में, मैंने लिख दिया बैलेंस शीट में। तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आपने जैसे ही चीज को बैलेंस शीट में लिखा, अब उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करने लग गए। देखो सबसे पहले हम सिंपल बात करते हैं, 60,000 को आपने P&L के डेबिट में लिखना था एज अ खर्चा, जो आपने नहीं लिखा, तो खर्चा आप लिख दो। खर्चे लिखने से मेरा प्रॉफिट क्या होता है, कम हो जाता है, तो माइनस कर दो। लिखो माइनस रिपेयर ऑफ कार। रिपेयर करने से मेरे पैसे जाते हैं, मतलब ये मेरा खर्चा है। तो रिपेयर को आप लोग क्या कर दो, माइनस कर दो 2016-17 में 60,000 को। आपने इसको गलती से क्या दिखा दिया था, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में जो भी चीज जाती है ना, आप उसकी डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर देते हो। आपने रिपेयर को नहीं माइनस किया, आपने उसकी डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया गलती से। तो जो आपसे डेप्रिसिएशन की गलती हुई है उस डेप्रिसिएशन को अब ऐड कर दो। क्यों, क्योंकि गलती से आपने उसको माइनस कर दिया था। 6,000 नहीं आएगी, क्योंकि हमने एक एक 12 को खरीद दिया, तो 6,000 का 3/12 2,000 बनेगा। 6,000 का 3/12 जो बनेगा 2,000। तो 2,000 को प्लस कर दो, बाकी वैल्यू क्या बच गई 5,800। तो मेरे से जिस साल की ये गलती होती है ना, आप डेप्रिसिएशन अगले सालों में भी लगाना शुरू कर देते हो, तो अगले साल बाकी वैल्यू बच गई 5,800, तो 58,000, तो उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगा दो। मतलब हमने क्या किया था, हमने जब डेप्रिसिएशन लगानी थी ना, हमें हर साल लगानी पड़ती है, तो आपको गलती पता चली है 2 साल बाद। अब 2 साल उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करते रह गए, तो इसलिए 2 साल उसकी डेप्रिसिएशन को ठीक करो। तो 2,000 और 5800, करेक्ट प्रॉफिट निकालो, क्या बनता है। करेक्ट प्रॉफिट आ रहा है ये। जब ये करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा, उसको डिवाइड बाय 4 करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा।